हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, मैं सुरेंद्रम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 10 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जी हाँ, अध्याय 10 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फर्स्ट पार्ट है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फर्स्ट पार्ट है जो कि एनसीईआरटी से 6वां लेसन है। यदि आप एनसीईआरटी बुक से स्टडी कर रहे हैं तो यह एनसीईआरटी बुक से 6वां लेसन है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं तथा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम इन्वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, जिस पर आप प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना स्किप के एंड तक देखिएगा और एंड तक देखने के बाद इस वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके डाल दीजिएगा कि हाँ, हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है। तो आइए डिस्कशन करते हैं चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है कि किसी चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या के माप को चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल, कोई भी तल हो सकता है, आयताकार हो चाहे वृत्ताकार हो, लेकिन तल होना चाहिए। तल के अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या के माप को हम लोग क्या कहते हैं? चुम्बकीय फ्लक्स। यदि इसका हम लोग सूत्र डेरिवेशन करें तो उसके लिए हम लोगों को एक फिगर मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है? फिगर है। देखिए ये हमारा क्या है? अभिलंबवत कोई ये हमारा क्या है? तल है। तो इसमें से क्या होगा? इसके अभिलंबवत क्या होंगे? बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगे। देखिए ये हमारा क्या है? कोई बल रेखाएं क्या हो रही है? इसमें से ऐसे गुजर रही है। तो इसमें से यदि गुजरेगी तो यदि हम मान ले कि माना एक क्षेत्रफल ए, माना एक क्षेत्रफल क्या? ए, क्षेत्रफल ए एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत स्थित है। क्षेत्र के लंबवत स्थित है। यानी ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल इसका क्या है? ए है। और यह क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कैसे स्थित है? ये लंबवत स्थित है। तब वेक्टर बी तथा वेक्टर ए के डॉट गुणन तब वेक्टर बी तथा वेक्टर ए के डॉट गुणन को क्षेत्रफल ए से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी पुनः सुनिए, यानी कि यदि हम ये मान लें कि हमारा क्या है? क्षेत्रफल ए का कोई हमारा क्या है? इसमें कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र से अभिलंबवत रखा हुआ है। क्षेत्र कैसे लगा हुआ है? अभिलंबवत। तब इस पृष्ठ से जितने बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं के माप को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स को जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं।
हैं। तो दोस्तों यदि इसके हम फाइव बी से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया है, डॉट प्रोडक्ट। देखिए यहाँ बोला गया है ना डॉट गुणन, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा फाइव बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइव बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये हमारा क्या है, अदिश गुणन, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया ये सूत्र, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स फाइव बी इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, cos थीटा के बराबर, अर्थात यहाँ से हमारा क्या होगा, फाइव बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। फाइव बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यदि हम थीटा की वैल्यू देखें, लंबवत है, यानी देखिए ये क्या है, बल रेखाएं लंबवत है, और ये हमारा क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा ये जैसे व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड का क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर की ओर। व्हाइट बोर्ड का जो क्षेत्रफल वेक्टर आएगा वो कहाँ होता है, ऊपर की ओर। यानी अगर कोई भी तल है, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, माइक्रोफोन का डब्बा है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर की ओर। ये क्या है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर है। तो किसी तल का जो अभिलंबवत भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका क्षेत्रफल वेक्टर, यानी कि क्षेत्रफल सदिश। तो इसका क्षेत्रफल कहाँ आएगा, ऊपर, और बल रेखाएं कहाँ जा रही है, ऊपर लंबवत है। तो बताइए दोनों के बीच का कोण थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमारा यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, फाइव बी इक्वल टू बी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो दोस्तों फाइव बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, बी ए। फाइव बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यदि चुंबकीय क्षेत्र B क्षेत्रफल A के लंबवत न होकर, देखिए ये हमारा क्या था, लंबवत के लिए था, तो थीटा इक्वल टू हम लोग कितना रख दिए, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे देखिए कि यदि चुंबकीय क्षेत्र B कामा क्षेत्रफल A के लंबवत न होकर इसके खींचे गए अभिलंब से थीटा कोण पर हो। किस कोण पर हो, थीटा कोण पर हो। तो देखिए जब थीटा कोण पर होगा तो दोस्तों इसका फिगर कैसे बनेगा, थीटा कोण पर होगा तो इसका फिगर कुछ इस टाइप का होगा। देखिए हमारा पहले हमारा क्या हो गया, ये कोई तल हो गया, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, ऊपर की ओर। अब देखिए कैसे गुजरेगा, ऐसे, यानी गुजरेगा कैसे, अब देखिए ये हमारा क्या है, बल रेखाएं हैं, तो बल रेखाएं ऐसे गुजर रही है, और ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर उधर है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, थीटा। तब इसके लिए हमारा फार्मूला होता है फाइव बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, थीटा कोण पर गुजरेगा तो हमारा कितना होगा, थीटा, उसमें कितना था, जीरो। चूंकि ये वाला सिरा इस पर आ गया था, देखिए ये वाला सिरा हमारा कहाँ चला गया, ऊपर, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, जीरो। और हम लोग जानते हैं काश जीरो की वैल्यू कितनी होती है, काश जीरो की वैल्यू वन होती है। तो हमारे यहाँ सूत्र क्या बन जाएगा, बी ए, और यदि थीटा कोण पे जाएगा तो हमारा कितना आएगा, बी ए कॉस थीटा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तथा बीमा। आइए देखते हैं हम लोग कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तथा विमा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तथा विमा देखने के पहले मैं एक बार इसको फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या के माप को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। ये अभिलंबवत गुजर रहे हैं तो हमारा ये क्या होगा, इसमें से तीन गुजरे तो हम लोग कहेंगे इसके चुंबकीय फ्लक्स की संख्या का माप कितना है, तीन है। इसका यूनिट अभी हम बता देंगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तीन यूनिट, यानी आप यहाँ पे यूनिट उसका प्रयोग कर लेंगे। तो इसके लिए अगर इसका फार्मूला डेरिवेशन कर दें तो इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे कि माना एक क्षेत्रफल ए एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत स्थित है। देखिए हमारा क्या है, क्षेत्र के लंबवत स्थित है। तब वेक्टर बी तथा वेक्टर ए के डॉट गुणन को क्षेत्रफल ए से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, या क्षेत्रफल ए से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या के माप का हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम लोग किसे प्रकट करते हैं, फाई बी से प्रकट करते हैं। इसको दोस्तों किसे प्रकट करते हैं, हम लोग फाई बी से प्रकट करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला क्या बन के आता है, देख लीजिए यहाँ से हमारा फार्मूला क्या होता है, फाइव इक्वल्स टू बी ए। दोस्तों फार्मूला क्या बन के आता है, फाइव इक्वल्स टू बी ए बन के आता है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या होगा, फाइव इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से फाइव, अब देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, जीरो है, और जब थीटा इक्वल्स टू हमारा जीरो है
तो जब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो cos जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो 5b इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा बी ए। तो एक टॉपिक यहाँ पे हमारा ये है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र b क्षेत्रफल a के लंबवत न होकर इसे खींचे गए अभिलंब से थीटा कोण पर हो, जैसे ये देखिए हमारा थीटा कोण पर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा 5b इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब आइए देखते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तथा बीमा। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तथा बीमा लिखते हैं, तो पहले हम लोग निकालेंगे इसका मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए देखिए यदि हम 5b का मात्रक निकाले, 5b का मात्रक कैसे निकलेगा, b का मात्रक बताइए कैसे होगा, b का मात्रक और गुणे क्या होगा a का मात्रक, यानी यूनिट ऑफ v एंड यूनिट ऑफ a दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो b का मात्रक क्या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और गुणे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, हमारा इसका यूनिट क्या आ जाएगा वेबर आ जाएगा, वेबर। और इसका संकेत क्या होता है डब्ल्यू बी, संकेत क्या होता है दोस्तों डब्ल्यू बी। तो इसका देखिए ये जो हमारा डब्ल्यू बी यानी वेबर आया है, ये हमारा क्या होता है एस आई मात्रक। कभी कोई पूछता है कि 5b का एस आई मात्रक, तो 5b का एस आई मात्रक क्या होता है वेबर होता है। और इसका CGS पद्धति मात्रक क्या होता है दोस्तों, कभी कोई पूछता है कि इसका CGS पद्धति में, तो इसका CGS पद्धति मात्रक होता है मैक्सवेल। क्या होता है इसका CGS पद्धति मात्रक मैक्सवेल होता है। तो यहाँ से वेबर और मैक्सवेल में एक हमारा रिलेशन है, यह होता है एक वेबर इक्वल टू, इसको लिख लीजिएगा ध्यान से, एक वेबर इक्वल टू 10 के पावर 8 मैक्सवेल, 10 के पावर 8 मैक्सवेल। सो दोस्तों देखिए इसका यूनिट दो हो गया, यानी पहला क्या हो गया वेबर और दूसरा क्या हो गया मैक्सवेल। और इसका हम लोग एक चीज और देख लिए कि एक वेबर इक्वल टू क्या होता है 10 के पावर। तो दोस्तों देखिए बीमा निकालने के लिए हमको लोगों को पहले इसकी मूल मात्रक मालूम रहना जरूरी है। तो यहाँ से हमारा देखिए दोस्तों फार्मूला क्या था 5b इक्वल टू बी ए आया है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे पहले b का मात्रक। तो देखिए b का मात्रक तो हमको मालूम नहीं होगा, तो यहाँ से पहले देखिए हम लोग b का मात्रक निकालने के लिए, या यहाँ पे हम लोग पहले निकाले सीधे सीधे इसका बीमा। तो देखिए हम लोग सूत्र जानते हैं एफ इक्वल टू बी आई एल, जानते हैं कि नहीं एफ इक्वल टू बी आई एल। यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तब पर भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि नहीं हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एफ अपान आई एल होगा कि नहीं। तो मात्रक क्या आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। सो दोस्तों मात्रक क्या आ जाएगा यहाँ से न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यहाँ से यदि हम बी की बीमा निकाले, बी की बीमा, तो देखिए न्यूटन का क्या होता है एम एल टी माइनस टू। दोस्तों न्यूटन क्या होता है एम एल टी माइनस टू अपान ए का क्या होता है एम्पियर का ए ही होता है, और मीटर क्या होता है एल, यहाँ पे क्या होता है एल। तो यहाँ से क्या होगा एल से एल कट जाएगा। सो दोस्तों बी की बीमा जो आएगी, वी की बीमा जो आएगी वह क्या आएगी देखिए एम ए देखिए एम टी माइनस टू और ए माइनस वन, ये क्या हो गई हमारी बी की बीमा हो गई। सो दोस्तों देखिए तब यहाँ से हमारा फाइनली 5b की जो बीमा आएगी, 5b की बीमा क्या आ जाएगी देखिए यहाँ से एम टी माइनस टू ए माइनस वन, क्या होगा एम टी माइनस टू ए माइनस वन, और ए की बीमा क्या होती है एल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगी एल टू। जब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, सो हमारा फाइनली क्या आ जाएगी 5b की बीमा इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, ये हमारा क्या हो गया इसका बीमा हो गई। दोस्तों ये टॉपिक यानी कि चुंबकीय फ्लक्स हमारे यहीं पे ख़त्म हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं यहीं पे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण समझा दूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रो इंडक्शन को मैं यहाँ पे समझा दूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बीमा देख लीजिए। तो बीमा निकालने के लिए हमने क्या किया कि पहले बी की बीमा फिर ए की बीमा। तो बी की बीमा कितना आया एम टी माइनस टू ए माइनस वन, और ए की बीमा क्या होती है एल टू। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जो कि हमारा चैप्टर का नेम भी है। तो इसको थोड़ा सा हमको डीपली समझना होगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। तो पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा। तो देखिए क्या होता है कि जब किसी परिपथ में या जब किसी परिपथ से कोई परिपथ रहेगा तो क्या होगा, यदि उससे बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यदि किसी परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब उसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद होता है, यदि हमारा सर्किट क्या हो, बंद हो, तो उसमें एक धारा भी बहने लगती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यानी जो घटना उत्पन्न होती है, जो घटना होती है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। पुनः सुनिए कि जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा भी बनने लगती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। तो इसी घटना को वैद्युत परिपथ में, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो आइए मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा को यहाँ पे राइट कर दिया है। तो देखिए क्या होता है कि जब किसी विद्युत परिपथ से, या परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने का मतलब यह हुआ, बद्ध मतलब होता है, देखिए लगातार होना चाहिए। चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन कहने का मतलब यह है कि उसका मान जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील। जब वह परिवर्तनशील रहेगा तभी वहाँ पर क्या होगा, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना घटित होगी, अन्यथा नहीं घटित होगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि परिपथ में एक समय में 5 जब गुजर रहे थे बल रेखाएं, तो फिर 7 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए, फिर 9 होना चाहिए, या फिर कम होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5, मतलब परिवर्तनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील। सो दोस्तों तो यदि यह परिवर्तनशील है, क्या कहना है कि यदि यह क्या है, परिवर्तनशील है, तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस परिपथ में क्या होता है, एक बल उत्पन्न हो जाता है। उस बल का नाम क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्योंकि इसको हम लोग प्रेरित करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि तुम उत्पन्न हो जाओ, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, तुमको टॉर्चर करेंगे। तो टॉर्चर होने के कारण ये उत्पन्न हो जाता है। तो इसी कारण इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, प्रेरित विद्युत वाहक बल। को टॉर्चर करने के बाद क्या होता है, इसका नाम क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अब देखिए आगे क्या है कि यदि परिपथ बंद है, यदि सर्किट क्या रहेगा, बंद रहेगा, क्लोज्ड सर्किट रहेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओपन सर्किट में कभी भी करंट बहती नहीं है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होती है, केवल क्लोज सर्किट में ओपन क्या होती है, फ्लो होती है। तो यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा भी बहने लगती है जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रेरित विद्युत धारा। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित कहने का मतलब यह है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ताकि ये भी क्या हो, उत्पन्न हो। जब उत्पन्न हो जाएगा तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत परिपथ में इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। पुनः देख लीजिए कि जब किसी विद्युत परिपथ से बल चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो उसमें क्या होता है, धारा भी बनने लगती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत परिपथ में इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो दोस्तों हमारा यही पे वीडियो यही एंड हो गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सके। ये हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए कि जो इस परीक्षा में यानी परीक्षा जो आए उसमें क्या हो, अच्छा प्रदर्शन कर सके। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम 10 साल का से उठाकर देखेंगे तो उसमें किसी न किसी साल आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में फैराडे का नियम पूछ देता है। उनके 2 नियम हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट आने का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।